हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएसटी सीईटी के बारे में डिस्कस किए थे और मेरे दो लेक्चर हो भी गए। सॉलिड स्टेट पे पहला लेक्चर हम लोगों ने देखे कि सॉलिड स्टेट के फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था, ये स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि आपको पहले फॉर्मूले का ही लेक्चर देखना है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेक्चर रहेगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को उसके बारे में कोई टेंशन लेना नहीं है। रेगुलरली आप लोग ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ और सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो द पीरियोडिक पाठशाला। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड लेसन को लेके आए हैं। सेकेंड लेसन आप लोगों को नाम आपके सामने लिखा भी है, सॉल्यूशन लेसन। उसके आज पहले फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज है उस पर एमएसटी सीईटी के किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करने वाले। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं सॉल्यूशन के फॉर्मूले। ध्यान रखना सीईटी रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें लगते हैं वो सभी चीजें मैंने लिखा है। बराबर लेक्चर्स को अटेंड करो, बराबर लेक्चर नोट्स बनाओ प्रॉपरली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आराम से एग्जाम बन जाएगा आपका विदाउट एनी टेंशन। कहाँ से क्वेश्चन निकलते, किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो सभी हम लोग यहाँ लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन लेसन के। पहला फॉर्मूला, जब भी आप लोग सॉल्यूशन लेसन पढ़े तो ध्यान रखना पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ, मतलब न्यूमेरिकल दिखा हेनरीज लॉ पे। तो आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूरी कर देना। जैसे हेनरीज लॉ बोला, जल्दी से आपको न्यूमेरिकल याद आना चाहिए कि सर ने हेनरीज लॉ में एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एस इज इक्वल टू क्या है, के एच इंटू पी। एक एक टर्मिनोलॉजी सभी बोलने वाला बराबर समझना। हेनरीज लॉ में क्वेश्चन आया तो एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस मतलब सभी को पता है सोल्यूबिलिटी बोला है। के एच का मीनिंग आपका होता है, के एच मतलब होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और पी का मीनिंग तो सभी को पता है, पी मतलब होता है प्रेशर। यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, मैंने लिख के रखा है पी के बाजू में बार, प्रेशर का यूनिट बार होता है। और आपको पता है, सभी लोग पढ़े हैं, अभी सीईटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है प्रेशर के अलग अलग यूनिट होते हैं। एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है, एमएमएच, व्हाटएवर, काफी सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप लोग सीईटी के साथ डील करते हो, रिमेंबर दिस थिंग, प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट याद रखना। प्रेशर का यूनिट हेनरीज लॉ के लिए क्या चलेगा? बार ही चलेगा। अगर कोई दूसरा यूनिट होता है तो कन्वर्जन करना है। अगर मान लो एटीएम रहता है तो एटीएम को बार में कैसे कन्वर्ट करो, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं। जो भी वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर से 1.013 से। जब भी एटीएम में वैल्यू दिया रहता है प्रेशर का और आपको बार में कन्वर्ट करना है तो रिमेंबर दिस थिंग, जो भी आपका एटीएम का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.013 से, तो आपका वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बार में। अगर मान लो कभी एटीएम नहीं आता, एमएमएचजी आता है तो भी टेंशन लेना नहीं है। सिंपल बता दो, एमएमएचजी में दिया और आपको तो पता है सर हेनरीज लॉ, आपने बोले हेनरीज लॉ पढ़ना है तो यूनिट किस में चलता है प्रेशर का? बार में। तो ध्यान रखना पहले जो भी वैल्यू रहेगा एमएमएचजी में, मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, मान लो 130 एमएमएचजी है तो एमएमएचजी में अगर मान लो 130 है और हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है तो अपने को तो बार में कन्वर्ट है, तो एकदम से बार में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना पहले जो भी वैल्यू दिया उसको 760 से डिवाइड करना। तो 760 से डिवाइड करने के बाद आपका जो पहले वैल्यू आएगा वो एटीएम में आएगा। एटीएम में आने के बाद आपको पता है एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.01। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर एमएमएचजी में अगर आपकी प्रेशर की वैल्यू दी है और हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, आपको बोला है मैंने कि हेनरीज लॉ में प्रेशर का यूनिट हमको क्या चलता है? सिर्फ बार ही चलता है। तो कोई टेंशन लेना नहीं, जो भी एमएमएचजी में वैल्यू है वो वैल्यूज को लेना, उसको डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? 760 से। तो 760 से डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीएम में। एटीएम में कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है एटीएम को कन्वर्ट करना है तो जो भी एटीएम का वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.013 से। तो आपका वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बार। रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखना बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट हेनरी लॉ, कोई कंफ्यूजन रखना नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये इसीलिए मैंने एक साथ फॉर्मूले जितने भी हैं, जितने भी सीईटी में हमारे काम आने वाले वो सभी चीजें लिखा।
तो आई होप पहला फॉर्मूला सभी को क्लियर है। हेनरीज लॉ बोला, तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए। हेनरीज लॉ बोला है सर ने, सिंपल सा एक चीज बोला था कि हेनरीज लॉ डिपेंड होता है सोल्यूबिलिटी पे। तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला, सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए बोलेंगे, कभी केएच निकालने के बोले, कभी प्रेशर, कोई अलग अलग फॉर्मूले याद मत रखो, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, काम बन जाए कि S इज टू KH इंटू पी। एस निकालना है तो KH इंटू पी करना, KH निकालना होता है S डिवाइड बाई पी करना, और P निकालना है तो S अपॉन KH। वो तो आपको आ जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस आ ही जाएगा आपको। फास्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम दे रहे CET का स्पीड और एक्यूरेसी होना चाहिए। सॉलिड स्टेट के लेक्चर आपने देखा होगा, कितना वक्त लगा नॉर्मल से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो तो सेकेंड फॉर्म, पहला हो गया हेनरीज लॉ, सेकेंड है रॉड्स। रॉड्स लॉ पे याद रखना, वोलाटाइल कंपोनेंट अगर ऐसा लिख के आता है या नहीं लिख के आएगा तो मैं सिंपल बोलता, कभी अगर मान लो टोटल प्रेशर निकालने के लिए, कौन सा प्रेशर बोल रहा हूँ, टोटल प्रेशर, अलग अलग फॉर्मूले, तो आप लोग अलग अलग फॉर्मूले याद मत रखो। एक चीज मेरी याद रखना, जब भी टोटल प्रेशर निकालने की बारी आई या प्योर कंपोनेंट ऐसा वर्ड कभी आए तो आपको फॉर्मूला याद रखना। कौन सा फॉर्मूला, तो PT मतलब होता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस इन ब्रैकेट करना P2 नॉट माइनस P1 नॉट इनटू क्या होता है x2। सिंपल सा बोलता हूँ, मैंने एब्रिविएशन वैसे लिखा नहीं, प्री मतलब प्रेशर, P1 नॉट मतलब प्रेशर, प्योर कंपोनेंट। आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ज्यादा डिटेल हम लोग को जानना है, हम लोग को कैसे क्वेश्चन करें इसके बारे में ट्रिक्स दिमाग में रखना है। अगेन बराबर याद रखना, रॉड्स लॉ से जब आओगे, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई भी यूनिट्स को जब तक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आता है, मैं मेरी बात कान खोल के सुन लो बराबर, रॉड्स लॉ से न्यूमेरिकल जब भी आता है, कहाँ तक, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तक। आप लोग याद रखना, यूनिट कोई भी रहे, कोई चेंज करना नहीं और कुछ करने के लिए जाना नहीं। रिमेंबर दिस थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है लेसन का, मतलब हेनरीज लॉ में जो चेंज किए वो हर एक जगह नहीं लगेगा। आप लोग ये बात को बराबर समझिएगा कि रॉड्स लॉ से न्यूमेरिकल अगर आगे तक फ्रीजिंग पॉइंट तक आप लोग सॉल्व कर दो तो रिमेंबर दिस थिंग, कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, जैसा वैल्यू दिखता है फॉर्मूले में रखना, पुट द वैल्यू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, खत्म आंसर। तो ध्यान रखना, तो पेपर में बराबर पढ़ना। PT मतलब जान ही लोगे टोटल प्रेशर। अब सर P1 नॉट और P2 नॉट का वैल्यू कैसे भेजे, तो सिंपल सा P1 नॉट का वैल्यू हमेशा लोअर रहेगा, याद है, छोटा वैल्यू जो रहेगा वो P1 नॉट का लेना, और जो बड़ा वैल्यू रहेगा हायर वैल्यू वो किसका लेना, P2 नॉट, खत्म। दूसरा x2 का मीनिंग सभी को पता है, x मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। और मैंने आपको एक चीज याद रखना, ये लेसन का नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि मैं जब भी किसी फॉर्मूले के नीचे 1 इंडिकेट होते हुए दिखता है तो आप लोग ध्यान रखना, 1 मतलब क्या इंडिकेट होगा, सॉल्वेंट, और 2 मतलब क्या इंडिकेट होगा, सोल्यूट। रिमेंबर दिस, उसमें कंफ्यूजन रखो मत। किसी के नीचे अगर 1 दिखता है तो वो सॉल्वेंट इंडिकेट करता है, किसी के नीचे 2 दिखता है वो क्या इंडिकेट करेगा, सोल्यूट। मतलब हर एक फॉर्मूले में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कंफ्यूज होना भी नहीं। तो 1 क्या इंडिकेट करेगा, सॉल्वेंट निकालना, 2 क्या इंडिकेट करेगा, सोल्यूट। तो आई होप सभी को क्लियर है। तो सिंपल सा, P1 नॉट मतलब लोअर वैल्यू लेना, कोई भी यूनिट टेम्परेचर का, ATM रहे, पास्कल रहे, किलो पास्कल रहे, mmHg, व्हाटएवर कोई भी यूनिट। P2 नॉट कौन सा है, हायर वैल्यू, जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो P2 नॉट का, और जो छोटा वैल्यू रहेगा वो P1 नॉट। और टोटल प्रेशर का तो लिखा ही रहेगा टोटल प्रेशर, आप लोग टोटल प्रेशर को पहचान सकते हो, तो वहाँ पे x2 निकालने के लिए बोल सकते हो। अगर मान लो ये लिक्विड के लिए, अगर वेपर फेस मतलब ये क्या होता है, गैस फेस। अगर गैस फेस के लिए है तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर P1 निकालना, क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व किया है कि सॉल्यूशन लेसन में हम काफी तरीके के सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन का डिस्कशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस थिंग, पूरे लेसन में आपने ये चीज पढ़ा होगा हमेशा, और आपके फैकल्टी ने भी ये चीज काफी बार बोला होगा। हम इस लेसन में कितने सॉल्यूशन का डिस्कशन करते हैं, तो रिमेंबर दिस, कितने सॉल्यूशन का डिस्कशन करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब कितने होते हैं, 2, रिमेंबर दिस। तो वेपर फेस के लिए आए तो टेंशन लेना मत, क्या करना है, जो भी टोटल प्रेशर का वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है Y1 से। Y मतलब भी होता है मोल फ्रैक्शन, और X मतलब भी होता है मोल फ्रैक्शन। डिफरेंस यही है कि जब X रहे तो वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के लिए होगा, और Y रहे तो मोल फ्रैक्शन वेपर के लिए होगा। इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ लिखा भी है इसलिए मैंने लिखा X मतलब मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड, Y मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन फॉर वेपर। तो इसके बारे में कंफ्यूजन रखना नहीं। PT मतलब लिखा है टोटल प्रेशर, तो ध्यान रखना PT इंटू Y1 करोगे तो P1 निकलेगा,
PT इंटू Y2 करेंगे तो क्या निकलेगा P2 निकलेगा। तो आई होप पहले दो फॉर्मूले के बारे में क्लियर। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि x2 निकाले सर x1 कैसे निकालेंगे, तो टेंशन नहीं, रिलेशन x1 प्लस x2 कितना होता है 1। कंफ्यूज होना नहीं, अपने को सिलेबस में दो सॉल्यूशन का डिस्कशन किया इसलिए x1 प्लस x2 लिखा। अगर x n तक गएगा x1 प्लस x2 प्लस x 100 तक भी अगर जाओगे ना तब भी आपका जो सम आएगा वो 1 ही आएगा, इसके बारे में कोई डाउट रखना। तो ध्यान रखना, अपने को दो ही के बारे में डिस्कशन है और आप भी टेंशन मत लो, CET में दो के अलावा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2 सॉल्यूशन का दिया और CET भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करने वाला है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे कंडक्ट होने वाला है, तो इसके बारे में आप लोग निश्चित रहिए, उसमें क्या बारे में कोई टेंशन नहीं। तो आई होप सेकेंड फॉर्मूला भी क्लियर है नोट्स लिखा, नोट पॉइंट आई होप समझा है। जब भी किसी के नीचे लिखेगा 1 वो क्या इंडिकेट करेगा सॉल्वर्ड, जब भी किसी के नीचे का 2 वो क्या इंडिकेट करेगा सोल्व। हाँ, मैं जब पढ़ता था ना सॉल्यूशन जैसा कोई एक चीज बताता हूँ आपको, तब मैं कंफ्यूज होता ही नहीं था किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं ये पढ़ता था कि पहले 2 टाइप के फॉर्मूले इसको अलग करके रख देता और अभी जितना भी बचा है पूरा लेसन वो पूरे 4 प्रॉपर्टी पे और आखिरी का वेक्टर फैक्टर वो अलग है। ध्यान रख, मतलब आप लोग जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर कहाँ से क्वेश्चन निकला, कौन सा फॉर्मूला दिया, कुछ टेंशन लेना नहीं है। क्लियरली मेरा सिंपल ट्रिक आप लोग ध्यान रखो कि पहले 2 फॉर्मूले इसको अलग करना है, उसके बाद पूरा जो डिपेंड है यहाँ लिखा है हेडिंग, देखो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े है सभी, कोई ऐसा मत कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, सभी लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े और आप लोगों ने उस वक्त पढ़ा भी था और मैंने भी, मेरे से जितने भी स्टूडेंट पढ़े वो लोगों को उसी तरीके से मैंने याद रखने के लिए जो नंबर पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड नहीं करता ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको दिवाली का गिफ्ट दिया है, मान लो कपड़े खरीदने लेके गए, बराबर दिलाने लेके गए और आपके पास सामने 2 चॉइस रखी, एक तो आप 2000 का एक ड्रेस लो या आप 2000 के 10 ड्रेस लो। तो हमारा दिमाग क्या रहेगा, क्या 200 के एक ड्रेस 2000 के 10 ड्रेस लेंगे तो उसमें क्वालिटी नहीं रहेगा, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम लोग 2000 का एक ड्रेस लेंगे तो उसमें क्वालिटी क्या रहेगा, एक ही रहेगा और क्वांटिटी अच्छा रहेगा, क्वालिटी सॉरी एक रहेगा और लेकिन क्वांटिटी भी कैसे, क्वांटिटी एक रहेगा सॉरी और क्वालिटी भी कैसे रहेगा, एक ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है हम ऐसा सोचें, लेकिन ध्यान रखना अपन जैसा सोचते हैं उसका अपोजिट चले। तो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर पे डिपेंड, जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी, जितना कम नंबर रहेगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहेगी। देखते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव पढ़े ऐसे। पहला था वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। 5वां तो वेक्टर फैक्टर, वो तो अलग ही पार्ट है। तो ध्यान रखना पूरा लेसन भी इसी वजह, और काफ़ी सिंपल है। बच्चे बोलते हैं जब पढ़ते हैं तब सर लेसन हार्ड जा रहा है, अभी हम स्किप करें। मैं बार बार बोल, मेरे लेक्चर सीरीज अगर फॉलो करके जाओगे तो आपको कभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ मैं बेसिक लेवल पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक पाठशाला और पीरियोडिक गुरु का ये आपसे वादा है कि मैं जितना भी हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट भी सिंपल लैंग्वेज में कैसे बता पाऊँ जिसके कारण आप लोगों के सामने कोई भी कभी टेंस रहे ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग आपके जितने भी पहचान के लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी को बता दो पीरियोडिक पाठशाला का ग्रुप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और हर एक चीज़ आपको मिलेंगी मेरे ग्रुप पे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो बात करते हैं कॉलिगेटिव का। पहला कॉलिगेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, सभी पे क्वेश्चन करने वाले, आप लोग उसका टेंशन मत लो। पहला फॉर्मूला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा और मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, बाकी आप मैक्सिमम सभी चीज़ें जानते हो। तो देखो पहला फॉर्मूला वेपर प्रेशर लोअरिंग है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इंटू x1। अगर सुन लो बराबर क्या बोल, अगर पेपर में ऐसा लिख के आता है कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना, क्या बोला, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है और वहां पे लिख के आया कि वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए, तो जब मोल फ्रैक्शन लिख के और वेपर प्रेशर लोअरिंग बोला तो पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला रहेगा,
P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इंटू x2। तो x2 तो निकल जाएगा सर, P1 नॉट P1 का वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई है, इसीलिए मैंने बोला P मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर के तो काफी सारे यूनिट होते हैं, मैं तो स्टार्टिंग में बता रॉल्स लॉस mmHg होता है, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है, बार होता है, कुछ भी कोई भी यूनिट रहे हो टेंशन लेना नहीं, आराम से सॉल्व करना। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन, देखो P1 नॉट का वैल्यू कौन सा वैल्यू कंसीडर करना, हायर, जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो P1 नॉट का, जो छोटा वैल्यू लोअर वैल्यू रहेगा वो P1, और P1 नॉट का तो ऊपर वाला ही है, तो याद रखो इस तरह के। तो आपका क्या कैलकुलेट होगा, x। देखो लिखा भी होने एनी यूनिट ऑफ प्रेशर, टेंशन लेना ही नहीं, और आप लोग खुद ही देखो x2, x मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन, 2 मतलब क्या होता है सोल्यूट, मैंने स्टार्टिंग में ही नोट पॉइंट बताया, 1 जिसके नीचे लिखा रहेगा वो सॉल्वेंट इंडिकेट करेगा, और 2 जिसके नीचे लिखा रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, सोल्यूट। मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग पे अगर न्यूमेरिकल आता है और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला करना है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, खत्म। माइनस करो, नीचे के वैल्यू से डिवाइड कर लेना, आपको जो मिलेगा वो x2। लेकिन याद रखना कभी भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, आपको पता है मोल फ्रैक्शन आपके पास 2 है, एक x1 है और दूसरा x2 है, तो पढ़ लेना बराबर। और रिमेंबर एक शॉर्टकट, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा, नोट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा सिंपल 0 पॉइंट में ही आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो आएगा वो 0 पॉइंट में ही आएगा, रिमेंबर दिस थिंग। मतलब पेपर में गए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तुम लोग क्या करते हो, डर रह जाते हो क्या, और समय की कमी होने के कारण हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो, फिर सिंपल क्वेश्चन हम लोग गलत करते, तो आपको भी याद है नोट, मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा जो भी 0 पॉइंट वाला रहेगा वो मोल फ्रैक्शन। आई होप पहला फॉर्मूला। देखो दूसरा फॉर्मूला, अगर क्या बोलो, सुनना, अगर आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपके न्यूमेरिकल में वेपर प्रेशर लोअरिंग दिया, लेकिन इस बार मोल फ्रैक्शन नहीं बोला, इस बार अगर आपको बोला मोलर मास दिया, क्या निकाला, मोलर मास, तो आप लोग जानते हो 2 मतलब क्या इंडिकेट करता है, सोल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना जब ऐसा बोले तो ऊपर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको वैसे कॉपी किया, और इज इक्वल टू x2 की जगह अगर मोलर मास वाला क्वेश्चन आता है तो क्या रखना फॉर्मूला, W2m1 अपॉन क्या रखना, M2W। 2 केसेस पे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई टेंशन भी नहीं लेना है। मोल फ्रैक्शन बोला तो पहला फॉर्मूला, मोलर मास बोला तो दूसरा, W2m1 अपॉन M2W। सर W1 W2, W मतलब होता है मास, मास का यूनिट सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ग्राम। तो ध्यान रखना ग्राम वाले 2 वैल्यू, जो हायर वैल्यू, अगेन मैं इसीलिए इजीएस्ट पे से लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने समय कम है और क्वेश्चन बनाना है, लेकिन अपने तो अपन क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देके डर जाते हो, ये सिंपल तरीका है मेरा इस लेसन। तो जो बड़ा वैल्यू रहेगा ग्राम का वो W1 का लगाएंगे, जो छोटा वैल्यू रहेगा वो किसका लगाएंगे, W2। तो आई होप सभी को क्लियर है। सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप के प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर लोअर। आई होप पहले 2-3 फॉर्मूले में 2-3 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। चलते सेकंड प्रॉपर्टी, आई होप सभी को क्लियर है। आराम से एक मैं इसीलिए लिखा ताकि आपका समय भी बचे और आपको अच्छी तरीके से मैं बता पाऊँ कि क्या कब करना है। आसानी से क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट पार्ट में यहाँ पूरा कवर करवा के देने वाला हूँ आपका, और थ्योरेटिकली मैंने आपको बोला टेक्स्ट बुक के सिवा कहीं और जाना, कोई कितना भी बोलो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप टेक्स्ट बुक के सिवा कहीं जाओ मत। टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स है, उसके फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला तो मैक्सिमम मैं ही कवर कर रहा हूँ सभी, जो एग्जाम्पल्स है, डेफिनेशंस है, ये सब अंडरलाइन हाईलाइट करो, बार बार पढ़ो। नहीं स्कोर आए तो बोल देना मुझे कुछ भी। चलो चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब पानी गर्म, एलिवेट मतलब इंक्रीज होने वाला टेम्परेचर। तो पहला फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल्टा टी। डेल्टा टीबी मतलब क्या होता है, तो आपको पता प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग, कभी हो सकता है वैल्यू निकल, तो फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। फॉर्मूला भी पूछ सकते, टीबी माइनस टीबी नॉट। अगेन बोल रहा हूँ, मैंने लिखा ही वैसे, टी मतलब टेम्परेचर, यूनिट्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है, वो चाहे डिग्री सेल्सियस हो यूनिट, चाहे वो केल्विन हो, कुछ भी रही यूनिट,
आपको उसके बारे में टेंस लेना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ डिग्री सेल्सियस रहे या केल्विन रहे, कुछ भी रहने दें, कोई टेंशन लेना नहीं। और ध्यान रखना जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो पहले लिखा है हायर वैल्यू, और जो छोटा वैल्यू रहेगा वो दोनों का माइनस करना है। आपको क्या लेना, आयो सिंपल। सेकेंड फॉर्मूला, अगर ऐसा है कि यूबिलोस्कोपी कांस्टेंट दिया है, मोलैलिटी दिया है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो लिखा है यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इनटू एम। सिंपल, मल्टीप्लाई करो। कभी हो सकता है केबी पूछे, कभी हो सकता है एम पूछे, कभी हो सकता है डेल्टा टीबी, वो तो टाइप पे कर सकते हैं। डेल्टा टीबी पूछा तो आप केबी इनटू एम करो, केबी पूछा तो मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। एम पूछा तो केबी को डिवाइड करो, कौन सी बड़ी बात, इतना तो हम लोग जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला, अगर पेपर में बोला मोलर मास निकालना तो कोई टेंशन नहीं, m2 इज इक्वल टू फॉर्मूला 1000 इंटू क्या होता है kb इंटू w2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू w। मतलब 3 टाइप के फॉर्मूले, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, उतना ही है। तो m2 का फॉर्मूला क्या है 1000 इंटू kb। ध्यान रखना पेपर में हो सकता है एंट्रेंस में कंफ्यूज। अगर मान लो वैल्यू आपको kg में दिया, अब kg किसका यूनिट है सभी को पता है, क्या किसका, मास का। तो आप लोग क्या करना, टेंस मतलब कन्वर्ट करने के पीछे मत जाना, ये 1000 को खत्म। अगर केजी में W1 W2 का वैल्यू अगर केजी में दिया तो टेंशन लेना, किसको हटा देना, 1000 को, वैल्यू रखना, पट से आंसर आ जाए। लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो कुछ नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना, 1000, ये चीज बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और मैं ये बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसको है उसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो कुछ नहीं है। देखो क्या है, देख बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोला तो डेल्टा टीबी बॉइलिंग का भी है, फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो फ्रीजिंग का क्या है एफ। तो देखो बी का बॉइलिंग, फ्रीजिंग का क्या है एफ, फॉर्मूला क्या है डेल्टा टी एफ। यहाँ पे टीबी माइनस टीबी नॉट, आपके आप लोग पढ़े एक्सपेरिमेंट चाय का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हम लोग ऐसा पढ़ते कि 2 गंज लिए, एक गंज में पानी लिए, दूसरे गंज में चाय, किसको गर्म होने के लिए वक्त लगेगा, तो सभी को, ऑब्वियसली चाय को। तो टीबी ये सॉल्यूशन इंडिकेट करता है और टीबी नॉट ये प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे उल्टा था, पहले ठंडा कौन होगा, तो ऑब्वियसली पहले जो गर्म होगा वो पहले ठंडा होगा। और अपने को प्रॉपर्टी उल्टी है, फ्रीजिंग मतलब ठंडा पहले कौन होगा तो कौन ठंडा होगा, पानी। इसीलिए फॉर्मूला लिखा है, नहीं तो कंफ्यूज हो सर यहाँ नॉट बाद में है या नॉट में, बराबर टी एफ नॉट माइनस का होता है। जो सामने रहेगा उसका वैल्यू हमेशा हायर रहेगा, जो पीछे रहेगा उसका क्या रहेगा, लोअर रहेगा। सेकेंड फॉर्मूला भाई, यहाँ बी है बॉइलिंग था, बी है बॉइलिंग था, यहाँ एफ फ्रीजिंग है तो एफ है, फ्रीजिंग है तो एफ, और के एफ का मैंने बताया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला और अगेन M2 था, बॉइलिंग था तो बी था, फ्रीजिंग है तो क्या है एफ है, बॉइलिंग था तो बी था के बी, फ्रीजिंग है तो क्या है आयो। तीसरा भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से इजीएस्ट वे से आप लोग आसानी से सीख, मैं बोल रहा हूँ हर एक सर आपको कवर करने चाहिए मेरे कहेंगे, आप लोग बराबर याद रखना, बराबर पढ़ते हैं नोट्स, क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ लेता हूँ वो क्वेश्चन, और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ग्रुप से या आप लोग साइट पे एग्जाम साइट करके एक है, वहाँ पे सभी सीईटी के क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से लेक्चर को अच्छी तरीके से समझो, क्वेश्चन जितने मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ वो करो, एग्जाम साइट पे जाओ, इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे सीईटी के, पूरा सेक्शन वाइज दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत है, तो आसानी से आप करो। तो चलो, तो आई होप थर्ड प्रॉपर्टी आपको चलते। फोर्थ कॉलिगेटिव लिखा है, क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर बोला तो पी, ऑस्मोटिक बोला तो पी नहीं आता, पाई। अब याद रखना, मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा था, ये पाई का वैल्यू मत रखना, नहीं तो कुछ गधे रहते हैं बच्चे, सर पाई दिखा तो पाई का वैल्यू रख दिया 3.14222/7। अरे नहीं, ये नोटेशन, ये पाई है, पाई मतलब होता है, पाई मतलब अपना पैर नहीं भाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर बोला तो पी, ऑस्मोटिक वर्ड आया तो किससे डिनोट करते हैं, पाई। यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेशन ये सब पे आ सकता है, मैंने बोला है आप लोगों को टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से पढ़। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें मोलर मास करके लिखा है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगना है, M2 = W2, मतलब मास होता है, W2 RT अपॉन क्या होता है, पाई इंटू वॉल्यूम लीटर। याद रखना, पेपर में खाई मत करना, आपका जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही चलेगा, अगर मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर को लीटर में, तो जो भी मिलीलीटर का वैल्यू उसको डिवाइड बाय 1000। दूसरी चीज, प्रेशर का यूनिट आपको ATM ही चलेगी, अगर mmHg दिया रहता तो आपको कन्वर्ट करना सिखाया मैंने,
किससे मल्टीप्लाई करना है 1.013 से, तो आपको किसमें बार में कन्वर्ट MMHG अगर दिया रहता है तो 760 से आपको पहले डिवाइड करना, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना 1.013 से, तो आपका आसानी से ATM में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप सभी को क्लियर है। तो फॉर्मूला M2 क्या होता है W2RT अपॉन पाई। दूसरे तरीके से भी आ सकता है पाई MRT, कभी कभी ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, टेंशन मत लेना, M की जगह ऐसा है CR, तो M मतलब ही C होता है और C मतलब ही M होता है, तो टेंशन लेना। पाई MRT, पाई CR, कैपिटल M मतलब याद रखना क्या होता है मोलैरिटी। आई होप तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से आपको सॉल्व। अब आखिरी फॉर्मूला है वेंट ऑफ फैक्टर, क्वेश्चन आता है कोई स्किप करके मत जाना। वेंट ऑफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं आई से। क्या फॉर्मूला लिखा था अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन क्या होता है N-1। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई होता है, अल्फा का मीनिंग कितने बार दूर पड़े डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएट, तोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेंगी उसे आफ्टर डिसोसिएट मिलेगा। और कभी कभी हो सकता है अल्फा निकलने के बाद आपको पीडी भी निकालने के लिए बोलो, तो परसेंट डिसोसिएशन हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे आए नहीं उसमें तो आएंगे, लेकिन अभी आ गया तो बता दिए। परसेंट डिसोसिएशन अगर निकालना तो जो भी अल्फा का वैल्यू रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100। परसेंट निकालना तो सभी लोग जानते हैं, परसेंट निकालना तो जो भी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100। ये फॉर्मूला सीरीज है, कौन से लेसन का सोल्यूशन। हर एक फॉर्मूला कहीं जाने की जरूरत नहीं, सर इधर से पढ़ो क्या ये पब्लिकेशन, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा लेक्चर फॉलो करो, मैंने बताया आपको जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ वो करो। दूसरी चीज एग्जाम साइट कर दी, एक साइट है वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, आपको अंदर अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस, MST CET अलग अलग से। MST CET आप प्रिपेयर कर रहे हो, MST CET के लिए सामने जा रहे हो तो MST CET का आइकॉन दबाना, वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, आप जाओगे सामने अलग अलग आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में देखोगे फिजिक्स भी है मैथ भी है। केमिस्ट्री के बारे में मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैंने बोला फिजिक्स के भी लेक्चर आपको देने वाला हूँ, तो उसके बारे में टेंशन मत लो, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको लेसन वाइज मिलेंगे। तो आई होप आज के फॉर्मूला डिस्कशन सभी होगी, सिंपल तरीका, कोई टेंशन नहीं, बस आप लोग अच्छी तरीके से लेक्चर को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है आज जितने भी फॉर्मूले जो सोल्यूशन लेसन थे वो मैं इसीलिए एक साथ लिखा ताकि आपका अच्छी तरीके से मैं बता पाऊँ और लिखने का समय भी बचना चाहिए सभी अच्छे तरीके से। तो आई होप सभी को आज का डिस्कशन क्लियर है। कोई भी फॉर्मूले में अगर डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं बिल्कुल उसका तुरंत ही आंसर कर दूंगा। आई होप किसी को आज डाउट नहीं होगा, सभी को क्लियर है। अगर आपको मेरे लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहे और पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द पीरियोडिक पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।